हेलो बच्चों, चंद्रा क्लासेस प्रयागराज के तरफ से मैं शिवम तिवारी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बहुत दिन से जितने भी अभ्यर्थी थे हमारे, उनको इंतजार था एएसओ की वैकेंसी का। एएसओ का मतलब क्या भैया बताइए? एएसओ का मतलब है असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, संख्याकीय अधिकारी की पोस्ट है हमारी, ठीक है। तो यूपी गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी 2021-22 में वैकेंसी क्लियर हुई थी, उसके बाद अभी फिर से ये आ गई, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो कॉमर्स से पीजी हैं और ओ लेवल की परीक्षा को पास कर लिए हैं, उनके लिए ये वैकेंसी अवेलेबल है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, कम से कम इसकी जो क्वालिफिकेशन वो पीजी प्लस ओ लेवल है। लेकिन इसके लिए आपको एक बात और ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप पेट के पेपर में बैठे हो। एलिजिबिलिटी क्या है, इसके साथ साथ आपको पेट के पेपर में बैठना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे कुछ बच्चे जो हमारे टीजीटी पीजीटी में लगे हुए हैं, इसके साथ साथ वो पीजी भी हैं और ओ लेवल की परीक्षा को उत्तीर्ण किए हैं, पेट का पेपर दिए हुए हैं, तो वो बच्चे इस परीक्षा में अपनी उपस्थिति को दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान देखोगे तो एक चीज आपको मिलेगा कि जो कॉमर्स का बच्चा है उसके लिए टीजीटी पीजीटी एलटी या केबीएस एमआरएस और जो भी वैकेंसियां हैं उसमें बहुत ज्यादा आपको मतलब प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। लेकिन यहां पर प्रतिस्पर्धा का जो लेवल है, कंपटीशन का जो लेवल है, वो थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ओ लेवल नहीं है, वो यहां से बाहर हो जाएंगे। कुछ बच्चे क्या ओ लेवल है, पीजी भी है कॉमर्स से, बट समस्या क्या है, उन्होंने पेट का पेपर नहीं दिया। इसी तरह तो ध्यान रखना है आपको, बहुत दिन के बाद ये वैकेंसी आई है और लगातार ये आ रही है। तो जितने भी कॉमर्स के ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं, वो एक बात और जान ले, जो नहीं है वो ओ लेवल पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे, है ना। क्योंकि जो बच्चा बीकॉम है, बीकॉम प्लस ओ लेवल है, उसके लिए असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर की वैकेंसियां भी लगातार आ रही, उसमें भी आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो अपीयर कर सकते हो, ठीक है। तो आइए आज हम लोग जानते हैं इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। सभी बच्चे देखेंगे इसका सिलेबस। ध्यान दोगे आप? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ। विज्ञापन संख्या क्या है आपकी? ये विज्ञापन संख्या है आपकी 7। परीक्षा 2019, सहायक संख्या के अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी संख्या की, ठीक है। तो ये परीक्षा 2019, ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि ये 19 का सिलेबस भेज दिया गया। एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको लेटेस्ट देता हूं। किसी ने ये भेजा और पुराना वाला भेज दिया, ठीक है। ये 2019 वालों के लिए है जो कि आपका बीत चुका है, ठीक है। आइए अभी हम लोग बात करने वाले इसमें, ठीक है। चीजें वही है, बस देखेंगे आप। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या क्या है आपकी 5। परीक्षा 2026 की है, सहायक संख्या की अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी संख्या की मुख्य परीक्षा, ठीक है। फिर आप देखोगे विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि क्या है, 20/3/2026 को आ गया, मतलब फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ कब से, 21/4/2026, अभी आया नहीं है, अप्रैल में ये आ जाएगा, ठीक है। विज्ञापन आ गया है, लेकिन आप इसमें अपियरिंग कब से करेंगे, 21/4/2026 से। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा या सबमिट करने की अंतिम तिथि क्या है ना, 11 मई 2026, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। शुल्क समायोजन एवं आयोजन में संशोधन है ना, अगर आपको संशोधन करना हो 18/5/2026 तक, 18 मई 2026 तक आप इसमें संशोधन भी कर सकते हो, ठीक है। तो आइए थोड़ा थोड़ा, छोटी छोटी मगर मोटी बातें इसमें जानते रहे, ठीक है। अब ये सब आप बहुत ब्रीफ में है,
कैसे आवेदन करेंगे। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने तो ऑनलाइन आवेदन प्रणाली लागू है, ठीक है। मतलब जो भी आपको फॉर्म फिल करना है वो कैसे फिल करना है, केवल ऑनलाइन माध्यम से, अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपकी वेबसाइट बताई गई है UP SSC, ठीक है, .government.in के माध्यम से आवेदन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया बता दिया गया है आपको, ये UP SSC government.in के होम पेज पर लाइव एडवर्टीजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत जाएंगे, है ना, उसके लिए आप इसको आराम से पढ़ेंगे, ठीक। आइए अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है और विज्ञापन को सावधानी, है ना। सबसे आप क्या करोगे, इस एडवर्टीजमेंट की सब चीजें कायदे से पढ़ोगे, जैसे शैक्षिक अनिवार्यता क्या है, आहारताएं क्या है ना, मतलब कौन कौन से लोग उसको आवेदित कर सकते हैं, ठीक है। अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि, ठीक है, इस डेट तक आपको अपना जो फॉर्म है वो फिल कर देना है, ठीक है। आरक्षण, आयु सीमा, छूट का लाभ, अब देखिए वो रिजर्वेशन इसमें जो है, इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना है। EWS की बात करिए, जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, है ना, जो EWS में आवेदन करना चाहते हैं वह आवेदन करने से पूर्व क्या करें भाई, 1/4/2026 से 11/5/2026 के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 25-26 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 26-27 हेतु मान्य हो तो धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 2 के कार्य, ठीक है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। PC2 दिनांक 14/3/19 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है भैया, ठीक, कि अगर आपको EWS के अंतर्गत रखना है तो इस डेट से इस डेट के अंतर्गत आपको अपना EWS सर्टिफिकेट बना लेना है। अभ्यर्थियों को आवेदन के समय विभागों, ठीक है, जैसा आप आवेदन करेंगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें पद दिया जाएगा, है ना। डिफरेंट, अब उसमें पोस्ट अलग अलग है लेकिन आपका फॉर्म एक ही भरना है, ठीक है। अब देख लीजिए, प्रारंभिक आर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन, मतलब एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन लॉगिन थ्रू पेट रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। अभ्यर्थी को प्रारंभिक आर्हता परीक्षा 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष पंजीकृत मोबाइल नंबर ईमेल द्वारा प्रेषित किए गए OTP के माध्यम से लॉगिन करना होगा, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप पेट दिए होंगे तो उसमें OTR हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें काम करोगे। लॉगिन करने के उपरांत इस भाग में अभ्यर्थियों को प्रारंभिक आर्हता परीक्षा, ठीक है, ये सब आप देख लोगे, उसमें हमारा कोई वो है नहीं। आइए आगे चलें। आपको पता है फोटो और उस पर आपका हस्ताक्षर, ठीक है, ये सब बता दिया कैसे आपको भरना है। डिक्लेरेशन कुछ चीज गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका इशू से रिलेटेड बातें हैं, ठीक है। तो ये सब आप कर लोगे। देख लीजिए, आवेदन शुल्क की बात है, अनारक्षित के लिए है आवेदन शुल्क 0, ऑनलाइन प्रक्रिया 25, शुल्क योग, ठीक है। तो ये सब बात आप जानते ही हैं, कोई नई नवेली चीज आपके लिए है नहीं, ठीक है। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थी द्वारा ही अलग से किया जाना है, ठीक है। तो वो सब बातें अलग रहेंगी। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, ठीक है। आवेदन में संशोधन, ये सब अभी आपको बताया गया, 5 दिन का उसमें रहेगा। संशोधन इसमें किया जा सकता है, ठीक है। पत्राचार का पता, अन्य व्यक्तिगत विवरण, CWS क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी, ठीक है, ये सब आवेदन में अनिवार्यता, ठीक है। ये सब वैवाहिक, इन सब चीजों में आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, ये पद हैं आपके, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, विभाग का नाम क्या है, अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश। पद नाम है इसका सहायक संख्या के अधिकारी, लेवल 6, वेतन न्यूनतम 9300, वेतनमान अधिकतम 34,800। इसमें 170 पद है, ठीक है। ये अनुसूचित जाति का, ये अनुसूचित जनजाति का, ये पिछड़ा का, है ना, ये आर्थिक रूप से कम EWS वालों का। कुल पद 267 है, सारे के सारे पद अस्थायी हैं। फिर अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश का सहायक संख्या के अधिकारी विशेष चयन, लेवल 6, न्यूनतम वही सेम है। फिर इसमें देखेंगे आप, अनारक्षित का 0,
अनुसूचित के 90 हैं, अनुसूचित जनजाति के 9 हैं, पिछड़ा वर्ग के 135 है, कुल पद 234 सबके सब अस्थायी है। ठीक है बेटा। राज्य कर आयुक्त कार्यालय के सहायक संख्या के अधिकारी में लेवल 6 वेतनमान 35,400, ठीक है, अधिकतम 1,12,400, वेतन बैंड 2, ग्रेड पे 4200, 44 पोस्ट है आपके। अनारक्षित अनुसूचित का 13 है, अनुसूचित जनजाति का 1 है, पिछड़ा का 10 है, ईडब्ल्यूएस का 7 है, टोटल 75 सब अस्थायी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कार्यालय प्रधान वन संरक्षक विभाग में टोटल 54 पोस्ट है। ठीक है, 22 जनरल, ठीक, फिर ओबीसी है ना, SC ST, ठीक है, इस तरह से ध्यान में रखेंगे। कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभाग अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, ठीक है, सेम, इसमें टोटल 14 पद हैं। प्रशिक्षण एवं सेवा आयोग, ठीक है ना, इसमें 40 है। राज्य नियोजन संस्थान नवीन प्रभाग उत्तर प्रदेश के पास 36 है ना। तो यहां पर ये सब चीजें आप ध्यान रखोगे। राज्य नियोजन संस्थान नवीन प्रभाग उत्तर प्रदेश में टोटल 4 पद है। कार्यालय आयुक्त एवं निबंध सहकारिता उत्तर प्रदेश लखनऊ में 12 है। कार्यालय आयुक्त एवं निबंध सहकारिता उत्तर प्रदेश लखनऊ में टोटल 5 है। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्था उत्तर प्रदेश में टोटल 10 है। ठीक है, तो ये कुल मिला के क्या, ये सब आपके विभाग के बारे में बताएगा और उसमें टोटल ये पद है। ठीक है, 15, 16, 17, 18, 19 है ना। तो टोटल ये आपके सॉरी 19 विभाग हैं, जिसमें 929 पद आपके टोटल आए हैं। तो ये 929 पद भरे जाने हैं। ठीक है, ये सारी बातें सारणी 1 में है। सारणी 2 में देख लीजिए आप, क्षैतिज आरक्षण का विवरण, ये सब इसमें बातें की गई है। ठीक है, तो वही सब चीजें हैं उधर, ये सब आप लोग देख लेंगे। इसमें 179 और पद हैं। ठीक है, तो दिव्यांगता की श्रेणी ये सब दी गई है आपकी। ठीक है, जो लोग दिव्यांग हैं, है ना, हैंडीकैप वाले हैं, वो सब इसमें अपना ध्यान रखेंगे। आरक्षण संबंधी क्या प्रावधान है, इसके लिए आप इसको कायदे से पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी मैं बात करने वाला हूं इसमें, ये अगर आप देखो अनिवार्य आहर्ता, शैक्षणिक आहर्ता, इसमें क्या है, नियम 11 के अनुसार सेवा में सहायक संख्या के अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी के पद की पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी में निम्नलिखित। पहला, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय संख्याकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या संख्याकी में क्या होना चाहिए, तो जरूरी नहीं केवल कॉमर्स का बच्चा हो, है ना। अगर आप इसमें इकोनॉमिक्स से हैं, ठीक है, या आप ऐसा कोई सब्जेक्ट मैथ का भी रखते हो जिसमें संख्याकी की बात है, तो उसमें आप आने वाले हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे DOEACC सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ना, मतलब डोएक के द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर में ओ स्तरीय डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा, देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान। ठीक है, तो ये दूसरी बात है। पहली बात तो ये होगी आपकी। फिर अधिमानी आर्त उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग संख्याकी सेवा नियमावली 2012 के भाग 4 नियम 12 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। ठीक है, जैसे सेना के लोग हो गए, 2 वर्ष की अवधि कम से कम है, एनसीसी का सर्टिफिकेट है। एज लिमिट की अगर आप इसमें बात कर लो, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग संख्याकी सेवा 2012 के भाग 4 नियम 10 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए 40 वर्ष की जो आपकी मैक्सिमम आयु है। ठीक है, 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, किंतु 40 वर्ष की आयु से अधिक ना हो, मतलब मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 की आपकी एज है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे चयन का आधार, इसमें सब बताया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको आप अपना खुद से स्वयं से पढ़ेंगे। फिर लिखित परीक्षा हेतु परियोजना योजना, आप देखिए मेन जो है मैं इसमें सिलेबस की बात करने वाला हूं। ठीक है, आपको पता है लिखित परीक्षा में एक प्रश्न होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न पत्र है, 100 टोटल क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, जिसकी समय अवधि है ना, टोटल टाइम लिमिट क्या है, 2 घंटा। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं आपके लिए। ठीक है, निगेटिव मार्किंग है, प्रत्येक प्रश्न कितने का है, 1 नंबर का है। लेकिन अगर आप एक गलत करते हो तो 1/4 आपका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा निगेटिव मार्क में। ठीक है, सिलेबस आप देख सकते हैं यहां पर, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान दें, ये आपका सिलेबस है। सिलेबस क्या है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, 3 पार्ट में है।
पहला पार्ट में संख्याकी के 10 प्रश्न है और 10 नंबर के। ठीक है, आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण। पहला क्या हो गया, स्टैटिस्टिक्स। दूसरा क्या हो गया बताइए भाई, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये भी कितना वेटेज है इसका, 10 मार्क्स का, 10 प्रश्न 10 नंबर के। फिर केंद्रीय प्रवृत्ति एवं प्रकीर्णन के मापक, ठीक है ना, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर लेगा, इसमें मीन मीडियन मोड आप पढ़ रखे हैं। सूचकांक इंडेक्स की बात कर रहा है, ठीक है, उसका क्या रेट है, उसके क्या रेशियो है, 5 मार्क्स का है, मतलब 5 क्वेश्चन है 5 नंबर के, ठीक है ना। फिर संबंध एवं प्रतिगमन, ठीक है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन की बात कर रहा है, वेटेज का 5 मार्क्स का है, ठीक है। फिर 6 मौलिक गणितीय अवधारणाएं, ठीक है, 5 नंबर का वेटेज है इसका। क्रमचय संचय प्रारंभिक प्रायिकता सिद्धांत है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो इसके भी वेटेज है 5-5 नंबर के। भारतीय अर्थव्यवस्था के संख्याकी मापक, ठीक है, ये नया रहेगा आपके लिए, 10 नंबर का वेटेज है इसका, थ्योरेटिकल टॉपिक रहेगा। भारतीय संख्याकी प्रणाली, ये नया टॉपिक रहेगा, ठीक है, 5 नंबर्स के वेटेज है इसके। तो ये ध्यान रखेंगे आप, टोटल अगर आप चेक कर लो 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 और 10, 50, 10, 60, 5, 65 नंबर, 65 क्वेश्चन आपके टोटल स्टैटिस्टिक्स के आए, ठीक है। तो 65% जो वेटेज है वो आपका किसका है, स्टैटिस्टिक्स का है, ठीक है। इस बार आपका जो ये सिलेबस है ये अमेंड हो गया है, इसके पहले ऐसा सिलेबस नहीं रहता था, ठीक है, वो सिलेबस अलग रहता था, उसमें आपकी थोड़ी सी मैथ, रीजनिंग, हिंदी 30 नंबर की बहुत सारी चीजें थी, इस बार इसको हटा दिया गया, ठीक है। अब आइए ओ लेवल भी है, तो जब अगर ओ लेवल है तो कंप्यूटर से तो आप अछूते रहेंगे नहीं। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, तो 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसको भी आपको देखना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, जनरल नॉलेज, यूपी की 20 नंबर की 20 क्वेश्चन आपके यहां पर रहेंगे। तो यहां पर 65% जो सिलेबस है वो स्टैटिक्स का है, और 35% जो सिलेबस है उसमें 15% का आपका कंप्यूटर और 20% का जीके, वो भी किसका, यूपी का, आपके प्रदेश का है, इसको आपको ध्यान रखना रहेगा, ठीक है। तो ये जो मेन बात है हमारी वो किस पर है, सिलेबस पर, सारा फोकस हमारा इस पर रखना है। जब ये रहेगा फिर पहली बात आप योग्यता पर ध्यान देंगे, और दूसरी बात आप फिर सिलेबस पर ध्यान दोगे, ठीक है। अब ये देखो, ये आपके सिलेबस को बहुत ब्रीफ किया है, ठीक है ना, जैसे संख्याकी में क्या है, आंकड़ों संग्रहण में क्या है ना, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या है, इंडेक्स में क्या है ना, रिग्रेशन में, कोरिलेशन में क्या है, ये सभी चीजें आपको यहां पर देखो डिक्टेट किया है। कंप्यूटर में देख लीजिए आप, पार्ट 2 में कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है ना, पहले सामान्य ज्ञान की बात कर लेगा, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट है ना, प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, इन सभी पर एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, प्रिंटर, टेबलेट, मोबाइल, ठीक है, ईमेल आईडी, इन सब चीजों के बारे में बात किया गया। डिजिटल वित्तीय उपकरण, अनुप्रयोग, ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर भाग 3 आपका क्या भैया, आपका जीके है, और वो जीके कहां का है, यूपी का, ठीक है। तो ये हिंदी की इंफॉर्मेशन है, ये इंग्लिश की आपकी इंफॉर्मेशन है। आप देख सकते हो इंग्लिश वाले बच्चे जितने हैं हमारे, स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, इंडेक्स नंबर, रेट्स एंड रेशियोज, कोरिलेशन, रिग्रेशन, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी, स्टैटिकल मेजर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन स्टैटिकल सिस्टम, नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, ठीक है, जनरल नॉलेज यूपी का। तो ये हमारा क्या है, एक सिंपल साधारण सुलझा हुआ सिलेबस है, और ये देखिए आपका पूरा ब्रीफ में है अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो घबराने कोई बात है नहीं इसमें, ठीक है। तो चंद्रा क्लासेस ने 27 तारीख से अपना बैच लॉन्च कर दिया गया, नवरात्र का ऑफर आ गया है, ठीक है, 4500 का बैच रखा गया है, डिस्काउंट कर दिया गया आपके लिए 1500 रुपए का। तो जब तक आप नवरात्र है, इस बैच की बुकिंग 3000 रुपए में आप करा सकते हो, ठीक है। आपको पता है नीचे नंबर दिया गया है हमारा हेल्पलाइन नंबर चंद्रा क्लासेस प्रयागराज का, ठीक है। अगर आपको बैच ज्वाइन करना हो तो आप प्रीतम सर से संपर्क करते रहिए। आपका हेल्पलाइन नंबर है 9264915953, ठीक है। चंद्रा क्लासेस प्रयागराज का आप ऐप डाउनलोड करें, डेमो वीडियो आपका सेट कर दिया गया है,
आपको ध्यान रखेगा, हिंदी बच्चों के लिए हिंदी में नोट्स, इंग्लिश बच्चों के लिए इंग्लिश में नोट्स, ठीक है। ये सारी चीजें, ठीक है, विद प्रैक्टिस सेट के साथ आपको उसमें अवेलेबल कराई जाने वाली है, ठीक है। तो ये रही आज हमारी प्राइमरी इंफॉर्मेशन और सिलेबस का ज्ञान, ठीक है। इलिजिबिलिटी पर और सिलेबस पर आपको फोकस करना, फर्स्ट प्रायोरिटी हमको इलिजिबिलिटी को, सेकेंड प्रायोरिटी हमको अपने सिलेबस को देनी है, और आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर का ज्ञान इसमें मुख्य है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ सब बच्चे जुड़े रहेंगे, इससे रिलेटेड आपकी जो क्वेरी है उस पर आप जुड़े रहेंगे। और हमारे ख्याल से जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं जो टीजीटी पीसी एलटी की तैयारी कर रहे हैं, सब के सब बच्चे ओ लेवल करने के साथ आपका स्कोप थोड़ा ब्राइड हो जाता है, ठीक है, ब्रॉड हो जाता है, और आपके लिए असिस्टेंट अकाउंटेंट, एएसओ, ऑडिटर की वैकेंसी की एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो जुड़े रहें, इसी के साथ और इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। चंद्रा क्लासेस प्रयागराज से मैं शिवम तिवारी आपके साथ जुड़ा रहूंगा। टाटा बाय।